नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन उतना ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। सेक्सुअल असॉल्ट के बाद आखिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता कैसे है। बिना किसी झिझक के हम पूरी तरह से तथ्यों और विज्ञान के आधार पर इस सच्चाई को समझेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा सामने आता है कि ऐसी भयानक घटना के बाद पुलिस और डॉक्टर्स सच्चाई तक पहुंचने के लिए आखिर क्या तरीके अपनाते हैं। तो चलिए उन कॉम्प्लेक्स मेडिकल और साइंटिफिक तरीकों को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करते हैं, हर एक स्टेप पूरी डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे कंसेंट यानी सहमति से, फिर रेप किट या एसएईसी का पूरा प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद 2 फिंगर टेस्ट के सच, डीएनए और एफएसएल जांच की प्रक्रिया और आखिर में इसके नतीजे और जागरूकता पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कंसेंट और शुरुआत। ये किसी भी मेडिकल जांच की सबसे पहली और जरूरी कड़ी है। दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 184 के तहत इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक सख्त कानूनी जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिना साफ मर्जी के कोई भी डॉक्टर सर्वाइवर का एग्जामिनेशन शुरू ही नहीं कर सकता। ये पूरा कानून सर्वाइवर की एजेंसी और सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। ये सच्चाई तक पहुंचने की शुरुआती फाउंडेशन है। और यहाँ समय की अहमियत बहुत ज्यादा है। घटना के ठीक 24 घंटे के अंदर इस जांच को शुरू करना बेहद जरूरी माना जाता है। क्यों? ताकि जो नाजुक और क्रिटिकल सबूत हैं वो मिट ना जाए। ये शुरुआती वक्त निष्पक्ष सच्चाई तक पहुंचने के लिए बिल्कुल क्रूशियल होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है रेप किट या एसआईके का प्रोसेस। आइए देखते हैं क्लिनिक के अंदर आखिर क्या होता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स सबूतों को बटोरने के लिए जिस टूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसे सैक कहते हैं या आम भाषा में रेप किट। ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल किट होती है। डॉक्टर्स इसका उपयोग शारीरिक और बायोलॉजिकल सबूतों को एकदम सावधानी से इकट्ठा करने और उन्हें आगे के लिए सुरक्षित रखने में करते हैं। इस किट का इस्तेमाल 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले घटना के वक्त पहने गए कपड़ों को बेहद ध्यान से सिक्योर किया जाता है, क्योंकि इन्हीं कपड़ों पर डीएनए, बाल या फ्लूइड्स मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। उसके बाद बारी आती है शारीरिक सबूतों को रिकॉर्ड करने की। यहाँ डॉक्टर्स एक एक चोट, एक एक निशान को बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे चोटों की फोटोग्राफ्स लेना, बाइट मार्क्स को नोट करना और संघर्ष या स्ट्रगल के दौरान आई खरोंचों को पहचानना। हर एक फिजिकल ट्रेस को एक ठोस सबूत के रूप में पक्का कर लिया जाता है, ताकि बाद में कोई सवाल न उठे। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, 2 फिंगर टेस्ट की सच्चाई। एक ऐसी पुरानी और गलत प्रथा जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए, एक वक्त था जब इसका जिक्र होता था, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि ये सो कॉल्ड 2 फिंगर टेस्ट पूरी तरह से अनसाइंटिफिक और गैर कानूनी है। आज का मेडिकल और लीगल सिस्टम किसी पुरानी प्रथा को नहीं, बल्कि सर्वाइवर की गरिमा और उसके सम्मान को प्रायोरिटी देता है। दरअसल हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में इस 2 फिंगर टेस्ट को गैर कानूनी और अवैज्ञानिक घोषित कर दिया है। ये टेस्ट सर्वाइवर के आत्मसम्मान के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए अब इस पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। मेडिकल साइंस में अब ऐसी प्रथा की कोई जगह नहीं है। अब आते हैं चौथे भाग पर, डीएनए और एफएसएल की जांच। अब तक सबूत इकट्ठे हो गए, पर अब ये क्लिनिक से लेबोरेटरी तक कैसे जाते हैं? ये सफर समय के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। स्वैब्स के जरिए बायोलॉजिकल एविडेंस लेने के ठीक 24 घंटे के अंदर उन्हें स्पेशल पेपर बैग्स में सील और सुरक्षित किया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल पहुंचते हैं, जहां एक्यूज के अगेंस्ट इनका बारीकी से डीएनए विश्लेषण होता है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी पहलू समझना होगा। डीएनए मैच होने का सीधा सा मतलब है कि फिजिकल कांटेक्ट या इंटरकोर्स हुआ था, पर ध्यान रहे ये कंसेंट या सहमति को साबित नहीं करता। विज्ञान सिर्फ संपर्क की पुष्टि करता है, मर्जी की नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा लीगल डिस्टिंक्शन है। और ठीक इसीलिए कोर्टरूम में जब केस जाता है तो सबूतों का सबसे मजबूत स्तंभ सर्वाइवर की खुद की गवाही होती है।
क्योंकि डीएनए मर्जी का पता नहीं लगा सकता। इसीलिए सर्वाइवर का अपना बयान ही सहमति ना होने का सबसे बड़ा सबूत बनता है। सस्पेक्ट से मिला डीएनए मैच तो बस उस सच्चाई को एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकिंग देता है। आखिर में हम अपने 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, नतीजा और जागरूकता। आइए समझते हैं कि इस पूरी वैज्ञानिक जानकारी का हमारे समाज के लिए क्या महत्व है। अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क की समरी देखें तो हर कदम कितना स्ट्रक्चर्ड है। शुरुआत बीएनएसएस सेक्शन 184 के तहत परमिशन लेने से होती है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान एसईसी के सावधानी से एविडेंस कलेक्ट होता है और एंड में एफएसएल में डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए सच्चाई को बाहर लाया जाता है। ये पूरा सिस्टम हक और विज्ञान दोनों को ठोस तरीके से बैलेंस करता है। वैसे अगर किसी को इन मेडिकल प्रोटोकॉल्स को और गहराई से पढ़ना हो तो यूएनएफपीए इंडिया हैंडबुक जैसी ऑफिशियल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। ये हैंडबुक इन प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करती है, जिसे आसानी से रेफर किया जा सकता है। अब इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर इस पूरी साइंटिफिक और लीगल प्रक्रिया की जानकारी समाज के हर एक इंसान तक पहुंच जाए तो क्या सर्वाइवर्स के लिए न्याय की तरफ हमारा नज़रिया पूरी तरह नहीं बदल जाएगा? सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी का होना ही एक संवेदनशील और जागरूक समाज की पहली शर्त है। तो इस ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करते रहें। आज इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।